हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अनफोल्ड बायोलॉजी एंड आई एम अभिषेक आर्यन। आप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ रहे थे अभी तक, ठीक है। तो उसी में जो है लास्ट टॉपिक है अपना कुछ, उसको आज देखने वाले। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कार्डियक साइकिल पढ़ा था। कार्डियक साइकिल देखिए, इसी नोट से हमने पढ़ा था सब कुछ, ठीक है। देख लीजिए आप, पिछली क्लास में यहाँ से हुई थी। कार्डियक साइकिल हमने सब कुछ देख लिया, सिस्टोल डायस्टोल। हाँ, इसकी जो टाइम पीरियड थी कितनी थी? 0.8 सेकेंड, ठीक है। इसमें एट्रिया कैसे सिस्टोल करती है, फिर कब डायस्टोल करती है, कितने देर के लिए, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल करती है, फिर वेंट्रिकल कब डायस्टोल करती है। इसको हमने इस पाई चार्ट के फॉर्म में पढ़ा था, ठीक है। याद है ना? रिवीजन करते रहना यार, नहीं तो फिर ये सब चीज़ें गुम हो जाएगी आपके जहन से, ठीक है। तो ज़रूरी है कि याद रखें। तो ये अंदर वाली कौन सी चीज़ थी? ये सब कुछ क्या बता था? ये बता रहा था किसके बारे में? देखो, लेफ्ट एट्रियम के बारे में, ठीक है। अंदर वाली लाइन है, अंदर वाली सर्कल जो है वो लेफ्ट लेफ्ट क्यों कह रहा हूँ मैं, एट्रियम की बात कर रही थी, ठीक है। एट्रियम का हाल बता रहा था ये, और जो बाहर वाला सर्कल है वो किसका हाल बता रहा था? वेंट्रिकल का। तो आपको पता है ये जो ब्लैक एरिया है, ठीक है, अनसेडेड एरिया है, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? डायस्टोल। एंड जो ग्रीन एरिया है, जो सेडेड एरिया है, दैट रिप्रेजेंट सिस्टोल, ठीक है। तो इसी को हमने हर चीज पढ़ लिया था। देखो, यहाँ से यहाँ तक कौन सिस्टोल कर रहा था? एट्रिया सिस्टोल कर रहा था। फिर यहाँ से यहाँ तक कौन सिस्टोल कर रहा था? वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा था। और यहाँ से यहाँ तक क्या था? जॉइंट डायस्टोल। फिर यहाँ से सिस्टोल किसकी चालू हो गई थी? एट्रिया की। एंड देन फिर वेंट्रिकल की। चल, ठीक है। तो ये साइक्लिक फॉर्म में हमारा पूरा होता है कार्डियक साइकिल, ठीक है जी। इसी के अंदर हमने हर एक पॉइंट को एक एक करके अलग से डिस्कस किया था, एक एक पॉइंट लिखा था। तो आप ये सब देख लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व कब खुले थे, ठीक है, जॉइंट डायस्टोल के अंदर। इससे क्या हो रहा था? 70% ब्लड जो है तो पैसिवली इसके अंदर आ जा रहा था। तो ये ज़रूरी था कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व अपना खुला रहे, है कि नहीं। एंड सेमिलुनर वाल्व्स को क्लोज रखना था। और फिर ये देखो, एट्रिया अब सिस्टोल करेगी। ये तो बिना सिस्टोल किए, बिना किसी नर्व इम्पल्स के। यहाँ देखो, नो इम्पल्स जनरेटेड, ठीक है। इसमें जब आप हार्ट हमारे जॉइंट डायस्टोल के स्टेज में होती है, उस ड्यूरेशन में होती है, तो कोई भी इम्पल्स जनरेट नहीं होता। दोनों अभी जो है, इम्पल्स जनरेट होने का मतलब ही है या तो एट्रियम या वेंट्रिकल क्या करेगा? सिस्टोल करना शुरू कर देगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हम देख रहे थे एक्चुअली। अब देख लें, इसमें सब कुछ पढ़ा दिया गया है, तो आप याद रखना। कस्पिड वाल्व अभी एट्रियल सिस्टोल में अभी भी ओपन है, और ये सेमिलुनर वाल्व अभी भी क्लोज है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नोड जनरेट करता है इम्पल्स। इसी वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर बाकी के जो 30% ब्लड है वो एक्टिवली आ जाते हैं इसके अंदर। क्लियर? देन हमने पढ़ा वेंट्रिकल सिस्टोल। एक बार एट्रिया का सिस्टोल का पीरियड खत्म हो जाएगा, जीरो से लेकर 0.1 सेकेंड तक, तो 0.1 से फिर 0.4 तक ये ड्यूरेशन है भाई। ये क्या है? ड्यूरेशन है। तो इसको ये मत समझना कि 0.3 सेकेंड पे आकर के ये हो रहा है, नहीं, दिस इज अ ड्यूरेशन, ठीक है। ये चालू कहाँ से होता है मैं लिखूंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। स्टार्ट एट 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड से 0.4 सेकेंड तक जाती है। तो इसलिए डायग्राम ही आपको हर एक चीज़ बताएगी। डायग्राम को आप अच्छे से याद रखोगे। ये सब क्या है? ये सब डायग्राम को रिलेट करने के लिए एक एक पॉइंट लिखा गया है, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल हो गया, एट्रियल सिस्टोल हो गया, देन वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा। इसमें हमने दो साउंड पढ़ा था हार्ट का, जो हमें सुनाई देती है स्टेथोस्कोप्स के अंदर। दैट इज लव साउंड। पहला साउंड कब होता है? पहला साउंड जो हम सुनते हैं वो किस वजह से सुनते हैं? क्योंकि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व अपना क्लोज हो रहा होता है। तो जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, उसी समय हमारे जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं लब, ठीक है, लब साउंड, लब साउंड। क्लियर? एंड दूसरा साउंड का बात है अपना, सब कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा डिवाइस करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है एक नज़र में, ठीक है। और सेकंड हार्ट साउंड क्या थी? डब साउंड। ये किसके वजह से हो रहा था? सेमिलुनर वेव्स के क्लोज होने से हो रहा था, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें पूछ सकती है, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा कि बताओ सेमिलुनर वेव्स जो है तो कब बंद हो रहे थे। ये वेंट्रिकल डायस्टोल जहाँ स्टार्ट हुआ, उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? सेमिलुनर वेव्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ब्लड अब कहाँ चली गई है? अorta के अंदर चली गई है, और दूसरी तरफ कहाँ चली गई है? पल्मोनरी आर्टरी में चली गई है, ठीक है। तो प्रेशर अब उसका बढ़ेगा, और किसका प्रेशर कम हो जाएगा? वेंट्रिकल का। तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा, मैंने बताया था, जब वो सोने जाएगा तो दरवाजा बंद करके जाएगा अपना, ठीक है। तो इसी तरीके से यही शोर, आप इससे ध्यान रखना। यहाँ इम्पल्स कंडक्शन स्टॉप हो चुका था, क्योंकि हम बात कहाँ की कर रहे हैं? बात हम यहाँ की कर रहे थे इसमें,
ठीक है, दैट इज वेंट्रिकल डायस्टोल। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, एनसीईआरटी की भी हर एक लाइन हमने पढ़ ली थी और इसको ऐसे डायग्रामेटिकली हमने दिखा था। चलो अब यहाँ से हमें पढ़नी है कुछ टॉपिक इसमें रह गए, उसके बाद फिर अगला टॉपिक आता है अपना ईसीजी एंड देन जो भी आएगा देख लेंगे। रेगुलेशन बाकी है अपना, रेगुलेशन ऑफ हार्ट, और कुछ डिजीजेज हैं हार्ट से रिलेटेड, उसको देखना है। तो आज हमारा चैप्टर आई होप खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, चैप्टर हमारा आज खत्म हो रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर। तो देखो बच्चों, उसमें हुआ क्या था, कल मैंने क्लास लेने की कोशिश करी थी, मैंने नोट्स भी बनाया साथ में, ठीक है, बट किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और ये नोट्स तो बन गया, बट मैंने जो पढ़ाया था वो सारे धूमिल हो गए, तो वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसीलिए नोट्स बने हुए हैं अभी। कल जितनी पढ़ाई हुई थी, हालांकि आपको वीडियो नहीं पहुंची, ठीक है, बट मैंने पढ़ाया था, तो कुछ टेक्निकल वजह से क्या हो गया कि वो वीडियो फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ नया नहीं है, अरे बस लिखा हुआ फॉर्म में आपको दिख रहा है, बात हमने यहाँ से करनी है हर एक चीज़। क्लियर? तो आइए देखिए क्या हो रहा है। तो अब हम आपको पता है कि 0.8 सेकंड में कार्डियक साइकिल ख़त्म हो रहा था, और आपको ये भी पता है कि 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल होती है। क्यों? क्योंकि जो कार्डियक साइकिल थी वो किसके बराबर थी? हार्ट बीट के बराबर थी। तो हार्ट बीट को ही तो हम कार्डियक साइकिल कह रहे थे। हार्ट बीट को क्या कह रहे थे? कार्डियक साइकिल कह रहे थे। और आपको पता है ना ये हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट के अंदर? तो 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करती है, ये तो होता है। ठीक है ना? इतना पता है। तो आइए देखते हैं इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को जो एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा, तब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, आओ देखो क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। आप बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल याद है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल खत्म हो जाता है 0.4 सेकंड पे आके, उस समय तक क्या हो रहा होता है? उसके बाद क्या होता है कि सारे ब्लड जो है वेंट्रिकल से खाली होकर के रेस्पेक्टिव आर्टरी में चले जाते थे। जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसने अपना ब्लड कहाँ भेज दिया? अorta के अंदर। और जो राइट वेंट्रिकल था उसने अपना ब्लड कहाँ भेज दिया? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। क्लियर? तो यही हम कह रहे थे कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर एक वेंट्रिकल कितना ब्लड आगे पंप करता है, अरोटा में पंप करता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। ये जो अमाउंट होती है ना, अमाउंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन वन कार्डियक साइकिल। आपको पता है वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान क्या हो रहा होता है? तो उसी समय जो भी जितना ब्लड आगे गया, आगे आर्टरी में गया, दैट इज 70 ml। क्लियर? और कार्डियक आउटपुट देखो क्या है, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। तो आपने ये क्या देखा, एक कार्डियक साइकिल में कितना जा रहा था? 70 ml जा रहा था। तो यही कह रहा है कि 1 मिनट में कितना जाएगा। 1 मिनट में आप बताओ, तो 1 मिनट में कार्डियक साइकिल कितना? आपको पता है ना 1 मिनट में कितना कार्डियक साइकिल? तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या कार्डियक आउटपुट आ जाएगा। तो यही था कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। मतलब कि 1 मिनट में कितना ब्लड वो पंप करता है आगे आर्टरी के अंदर। यही कहने का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट का, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। यहाँ क्या था? 1 कार्डियक साइकिल। तो आपको पता है, बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम को 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 1 मिनट से नहीं, 1 मिनट में कितनी बार कार्डियक साइकिल होता है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यही से हमने करा है। देखो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम अपना 70 ml था और ये हार्ट रेट अपनी कितनी थी? 72 ml। दिस हार्ट रेट इज व्हाट? दिस हार्ट रेट इज कार्डियक साइकिल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल। तो देखो, हमने 72 और 70 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया? अप्रॉक्स जो आता है, अप्रॉक्स 5000 ml होता है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं? अप्रॉक्स, उसके करीब आता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट। और इसके बारे में एक नोट यहाँ लिखा हुआ है कि कार्डियक आउटपुट जो है ना, कार्डियक आउटपुट
वो बॉडी की एक्टिविटी पे कितना वो एक्टिविटी करता है, ठीक है, कितना फिजिकली एक्टिव है। अगर कोई एथलीट पर्सन है ना तो उसके अंदर कार्डियक आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, जो मतलब जब भी आपकी बॉडी थकती है ना, आपकी मसल्स थकती है, तो मसल्स थकने का ये मतलब होता है कि मसल्स जितना उसको एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एटीपी उसको उसकी खर्च हो रही है ना। जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी एटीपी खर्च होती है, तभी तो आप थका थका महसूस करते हो काम करने के बाद। मतलब एटीपी क्या होती थी? एनर्जी का स्रोत होता था, एनर्जी करेंसी होती थी। और अगर एटीपी लूज हो गया, एटीपी खत्म हो गया, हमारे बॉडी के पास वो ऊर्जा रहा ही नहीं, तो फिर उसको एटीपी बनाने के लिए, उसको दोबारा से चार्ज करने के लिए फिर से उसको क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन। और चूंकि रेस्पिरेशन में ही वो सब कुछ खो दिया होता है, एटीपी का वो कंज्यूम कर लिया था। तो अब इसीलिए उसको जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उस मसल्स को, ऑक्सीजन की डिमांड तेज हो जाती है, ठीक है। तो आप सोचो, एकदम रिलेट करके देखो कि ऑक्सीजन की डिमांड तेज हुई तो ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही तो कैरी हो रही थी, तभी तो हम कह रहे थे ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजन कहाँ से कैरी हो जाएगी? ब्लड से। तो अगर उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा ब्लड भी तो चाहिए होगी, है ना। और आप ये बताओ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सो कौन पंप करता था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पंप करता था? लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑर्टा के अंदर। तो यही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा। तो अगर जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो ये जो वॉल्यूम है थोड़ी सी बढ़ के पंप करेगा। जो 70 ml आप ये देख रहे थे स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ये भी कुछ अमाउंट में ज़्यादा हो सकता है। और ये जो आप 72 टाइम्स देख रहे थे हार्ट बीट, आपने देखा होगा ना कि जब भी आप दौड़ के आते हो तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई होती है, ठीक है। आपका दिल बहुत तेज से धड़कने लग जाता है, ठीक है। कभी भी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको किसी चीज़ से डर लग गया तो आपका धड़कन बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में जो है सो बॉडी सेल्फ एडजस्टमेंट करना जानती है, ठीक है। तो इसीलिए कार्डियक आउटपुट जो आपने ये 5000 पढ़ा, ठीक है, ये तो नॉर्मल में होता ही है, ठीक है। एक्चुअली ये भी 5000 एग्जैक्ट नहीं है, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 2 14 और 49 और 5040 ऐसा होगा, 50-40, ठीक है। कितना हो जाएगा ये एग्जैक्ट अमाउंट? 50-40, 50-40 ml हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसका जो अप्रोक्सीमेशन ले लिया है कितना? 5000 ml, दैट इज 5 लीटर, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर आप इसको क्या कहोगे? 1 मिनट के अंदर एक वेंट्रिकल के द्वारा 5 लीटर ब्लड को अorta के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। 5 लीटर। अगर आप किसी भी एक रिस्पेक्टिव, मतलब किसी भी एक पर्सपेक्टिव से आप बात कर लो। अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि वो कहाँ जा रहा है? ऑर्टा में। और अगर आप राइट वेंट्रिकल की बात करोगे तो आप कहाँ भेजोगे ब्लड को? पल्मोनरी आर्टरी में। तो कहीं से भी बात कर लो, तो इसलिए उसने लिखा ईच वेंट्रिकल, ठीक है, ऐड करके भी नहीं। और ऐसे मतलब ये नहीं है कि इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो, किसी का भी आप देख लो, दैट इज ईच वेंट्रिकल। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हैं? तो यही चीज़ मैं कह रहा था, यहाँ नोट्स में, यहाँ नोट में यही लिखाया गया कि आफ्टर हैवी एक्सरसाइज रनिंग हार्ट, हैवी एक्सरसाइज या फिर रनिंग, हार्ट रेट इंक्रीजेज, हेंस कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाता है और दूसरा चीज़ क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो और जनरली ये कहाँ किस में देखने को मिलता है? ये एथलीट्स के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपके अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हो और जो एथलीट्स होते हैं ना तो उसके अंदर वो फिर नॉर्मल सा लगता है। अगर उसके अंदर बढ़ा हुआ कार्डियक आउटपुट है तो आपको लगेगा अच्छा ये एथलीट्स है इसलिए इसका थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर भी हो जाएगा, आप भी एक्सरसाइज करने शुरू कर दोगे तो आपके अंदर भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो इस ये किस में होता है? एथलीट के अंदर देखने को। एथलीट कौन होते हैं? जो दौड़ते हैं, जो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, जो खिलाड़ी होते हैं। अब चेस खिलाड़ी में नहीं होगा भैया, कैरम बोर्ड खिलाड़ी में नहीं होगा, ठीक है। जो बाहर रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो शरीर को थकाते हैं, ठीक है। तो दैट इज एन एथलीट के अंदर क्या देखा गया? कार्डियक आउटपुट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ देखो हार्ट रेट और ये भी जोड़ देना है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब जैसे कि ये 72 था, मान लो ये 75 हो गया, ठीक है, मतलब हार्ट रेट भी बढ़ गया, हार्ट रेट भी बढ़ गया, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 था, ये भी मान लो 72 हो गया। दोनों भी बढ़ सकते हैं, कोई भी बढ़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है। क्लियर? यहाँ तक बात सही है?
अब दो और इसमें पॉइंट आती है क्या, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जैसा कि आपको नाम बता रहा है एग्जैक्टली वही होती है, ठीक है। और इससे हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये वैल्यू आती कहाँ से है। एक वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, दैट इज 120 ml। बाकी ये वैल्यू मैं आपको ये याद रखनी है। बाकी ये जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है ये आपको निकाल के दिखाऊंगा मैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब इसको इसकी डेफिनेशन पढ़ो, आपको खुद समझ आ जाएगा क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द वन वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, कह रहा है कि एक वेंट्रिकल डायस्टोल खत्म होने के बाद, एक वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म होने के बाद एक किसी वेंट्रिकल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड बचा हुआ है या फिर ब्लड है प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट। क्लियर? तो आप देखो, आप इमेजिन करो कि वेंट्रिकल का डायस्टोल कहाँ खत्म हो रहा था। आप दोबारा से उस पाई चार्ट पे आ जाओ एक बार। ठीक है, इसको देखो, वेंट्रिकल का डायस्टोल कहाँ खत्म हो रहा था। पहली बात तो ये वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट हो रहा था। इस पॉइंट को हम क्या कह रहे थे कि यहाँ तक सिस्टोल था ना वेंट्रिकल का। देखो वेंट्रिकल का सिस्टोल, तो अब यहाँ से वेंट्रिकल आराम करना शुरू करेगा। तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकल का डायस्टोल यहाँ से इसमें देखो, अगर वेंट्रिकल को समझना है तो। ठीक है, तो ये वाला लाइन के ये बड़ा वाला सर्किल किसके लिए था, वेंट्रिकल के लिए था। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वेंट्रिकल किस में है, डायस्टोल फेज में है, डायस्टोल स्टेट में है। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा था कि 0.4 से लेकर के ये 0.8 अंदर ये वाला पार्ट भी, जब एट्रिया सिस्टोल कर रहा होगा तभी भी। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड था, यहाँ तक आते आते वेंट्रिकल के अंदर कितना ब्लड था, दैट इज कॉल्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम कितनी होती है, 120 ml होती है। ठीक है, कितनी होती है ये, 120 ml होती है। सही बात। चलो अब देखो, अब 120 ml कैसे हो रहा था आपको पता है ना, ज्वाइंट एक तो अब आप देखो कि इतने दूर में क्या कौन कौन से फेज आ गए। आप यहाँ से यहाँ की बात कर रहे थे, ठीक बात। अब यहाँ से यहाँ तक में कौन कौन से फेज आ गए, एक तो ये वाला फेज आ गया कौन सा, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल कह रहे थे। और एक ये वाला फेज आ गया कौन सा, जो एट्रियल सिस्टोल कह रहे थे, है कि नहीं। ये वाला पार्ट देखो और ये वाला पार्ट देखो, तो यहाँ से यहाँ में ये दोनों पार्ट आ गए। अब आपको पता है यहाँ कितना परसेंट ब्लड फिल हो जाता है, 70%। जॉइंट डायस्टोल में याद है ना, देखो जॉइंट डायस्टोल में कितना, 70% ऑफ द ब्लड इज poured into the ventricle passively। तो 70% ब्लड यहाँ तक पंप हो गया, और जो 30% ब्लड था यहाँ तक पंप हो गया, है कि नहीं। 30% ब्लड जो है मैंने बताया था, एट्रियल भी अपना कॉन्ट्रैक्शन करेगा, मतलब अपने वॉल्यूम को थोड़ा पिचकाएगा। तो जो भी ब्लड उसके अंदर बचे हुए होंगे वो भी वेंट्रिकल के अंदर रख देगा। तो कहने का मतलब होता है कि वेंट्रिकल के अंदर इस पॉइंट पे जितनी वॉल्यूम है वो इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी वॉल्यूम होती है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल में, आई अगेन रिपीट, एक कार्डियक साइकिल में। ठीक है ना। तो अभी जो 120 ml निकल के आया वो कौन सी ब्लड थी, जो जितने भी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जमा होना था हो चुका है अब तक। ठीक है, ब्लड जमा जितना होना था वो हो चुका है, दैट इज 120 ml। आपको याद रखना, ये वेरी करता है थोड़ा सा, 120 to 130 ऐसे करके। और चूंकि ये सब बातें एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी हुई हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, तो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, तो अगेन इसीलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 120 ml क्लियर है। अब आप ये भी देख रहे थे, अब चूंकि क्या होगा, अब स्ट्रोक वॉल्यूम में देखो क्या हो रहा था, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल। अब समय किसका आ गया, इसका डायस्टोल तो खत्म हो गया, एंड हो गया वेंट्रिकल का डायस्टोल। अब क्या करेगा, अब इसका समय किस किस चीज के लिए आ गया है, अब जो ये समय आ गया है वो वेंट्रिकल का सिस्टोल करने का टाइम आ गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल को सिस्टोल करना था, बहुत देर तक आराम कर लिया 0.4 से 0.8, एंड देन अगेन वो वाला पार्ट जिसमें एट्रिया सिस्टोल कर रहा था, तो इतना देर से वो मतलब ओवरऑल 0.5 सेकंड के लिए वो डायस्टोल में था। वेंट्रिकल 0.5 सेकंड तक डायस्टोल में था। अब उसका समय आ गया एट्रिया ये वेंट्रिकल का सिस्टोल करने का, तो उस सिस्टोल करने के दौरान वो 70 ml ब्लड जो है सो कहाँ भेज देता था, 70 ml ब्लड जो है सो अपने आर्टरी में भेज देता था, है कि नहीं। 70 ml ब्लड कहाँ भेज देता था, आर्टरी के अंदर भेज देता था। तो अब बताओ 120 ml थे, उसमें 70 भेज दिए, तो क्या बचा, क्या बचा, ये 50 ml क्या बचा। अब इसी को हम क्या कह रहे थे, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ये कब बचा, ये जो 50 ml कब बचा, 70 ml भेजने के बाद ना, 70 ml भेजने के बाद। और 70 ml भेज कब रहा होगा,
अब बताओ, वेंट्रिकल जब सिस्टोल करती है तो ब्लड कहाँ जाती है? वेंट्रिकल के सिस्टोल के बाद ही तो ब्लड आर्टरी में जाती है ना, उस 0.3 सेकंड के बाद। इस समय क्या हो रहा होगा? इस समय क्या हो रहा होगा? इस समय में क्या हो रहा होगा? वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही होगी, और यहाँ तक आते आते सारे ब्लड कहाँ चले गए होंगे? सारे ब्लड कहाँ चले होंगे? ऑर्टा के अंदर। हम ऐसा मान के चलते हैं कि सारे ब्लड जितना भी उसको पंप करना था वो कहाँ चले गए होंगे? ऑर्टा के अंदर। लेकिन क्या ये 120 का 120 सारा ब्लड खाली कर देता है? बात जवाब है नहीं। हम तो बस स्ट्रोक वॉल्यूम ही तो भेज रहे थे ना उसके अंदर, ऑर्टा के अंदर। तो क्या 50 ml बच नहीं गया? क्या 50 ml बच नहीं गया? तो इस 50 ml को हम क्या कहेंगे? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोल देंगे ना, देखो, क्योंकि यहाँ पे सिस्टोल सिस्टोल खत्म हो चुका है। अब शुरू क्या हो गया? अब शुरू क्या हो गया? वेंट्रिकल का डायस्टोल शुरू हो गया। तो इस पॉइंट को हम डायस्टोल का स्टार्टिंग बोले या फिर सिस्टोल का एंड बोले, तो क्या हम इसको एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कह सकते हैं ना? यही चीज है। देखो, क्या था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो दिस इज गोइंग टू बी योर 50 ml, ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वन वेंट्रिकल सिस्टोल। कहने का मतलब जब सिस्टोल किया तो उसके पास कितना ब्लड उस सिस्टोल करने के बाद बच जाता है। तो आपको पता है सिस्टोल के दौरान ही 70 ml भेज देता आगे, और था कितना? 120, तो बच कितना गया? 50 ml। ठीक, तो यही चीज़ है। आप स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का एक तरीका होता है कि आप ऐसे मतलब कान इधर से पकड़ो या फिर पीछे घुमा के पकड़ो, बात बराबर है। तो वही चीज़ है। हम अभी क्या बता रहे थे आपको? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम निकालना है 120 माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल के, माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम करके क्या आ रहा था? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालनी है तो हम क्या करेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कितना गया तो जितना था माइनस जितना बच गया था। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 120, और ये कितनी हो जाएगी? 50। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम 70 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। तो इसे ध्यान रखनी है। ईडीवी मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी माइनस ईएसबी इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो ऐसा दे सकता है। चलो, तो ये जितने भी वॉल्यूम वाले पार्ट थे अपने खत्म हो जाते हैं। अब देखो, हम ईसीजी पढ़ने वाले हैं। ईसीजी क्या होता है? आप लोग हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने स्क्रीन पे लगा हुआ देखा होगा कि कोई पेशेंट ऐसे वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, या तो सर्जरी के लिए या फिर किसी अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस में। क्या होता है कि उसके हार्ट रेट को मेजर करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस ग्राफ को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि इस ग्राफ को तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल रहे हैं, लेकिन जिस मशीन से इसको हम मेजर कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। तो जो एग्जैक्टली ग्राफ था उसको हमने क्या कह दिया? ग्राम कह दिया। और जो मशीन विच मेजर दिस ग्राफ इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसमें मशीन में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ जाएगा। ठीक है, लिखा है क्या? देख लो आप। अभी मैं एनसीईआरटी रीडिंग करवा दूंगा आपको। ठीक है, वो ये जान लो। अब ये होता क्या? ठीक है, अभी तो हमने बस मशीन और ग्राफ की बात करी, तो पहले तो ये डेफिनेशन देख लो आप। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। अब एक कार्डियक साइकिल के अंदर जो ये सिस्टोल और डायस्टोल हो रहा होता है, अब बताओ ये कैसी एक्टिविटी है हार्ट की? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों? क्योंकि आपने देखा था ऐसे नोड से कुछ ना भी मतलब इम्पल्स जनरेट हुए थे, वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। और इसको पता है 70 वोल्ट बोलते हैं, ये वोल्ट में ही नापा जाता, तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही चल रहा है। ठीक है, मैंने बताया था कि ऐसे नोड जो है जनरेटर का काम करता है। उसके बाद फिर वो वायर बिछे हुए हैं 3 जो है सो नोडल फाइबर होते हैं। फिर एवी नोड पे आ जाते हो आप। फिर वो क्या कहते हैं, नोडल, ये बंडल ऑफ हेस, फिर परकंजे फापर। तो ये सब क्या एक्चुअली में ये वायर जैसा बिछा हुआ है कि एक बार यहाँ से सिग्नल मिले, फिर ये एक्टिवेट हो, फिर ये अपने पूरे मसल्स को क्या करते? एक्टिवेट करते। तो जब उसको सिग्नल मिलेगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो सब कुछ क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को बोलते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर कौन सी एक्टिविटी हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है एक्चुअली में? क्या है? एट्रिया का सिस्टोल और एट्रिया का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल, एंड देन जॉइंट डायस्टोल। यही सब यही जो हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा था। तो जो भी कार्डियक साइकिल के इवेंट है उसको हम क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कह रहे थे। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये ग्राफ क्या बताती है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है यहाँ पे, ग्राफ क्या बताती है। ठीक है, तो ग्राफ जैसा कि आपको पता है, ग्राफ हो पाई चार्ट हो, ये किसी भी डेटा को डिटेक्ट करके एक पिक्टोरियल डायग्राम के फॉर्म में या इधर ग्राफ के फॉर्म में या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में या अलग अलग तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, तो इसी तरीके से ग्राफ भी होता है। तो ग्राफ ये कौन से डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी, दैट वाज व्हाट, सिस्टोल डायस्टोल, ये सब जो भी थी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। दिस इज नॉट ग्राफ, मतलब एक्चुअली में ग्राफ है बट इसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर क्लियर क्लियर। देखो तो आओ इसमें देखते हैं कि ये देखो, यहाँ यहाँ से एक वेव आई और इतना ऊपर गया, फिर ऐसे करके फिर वो बराबर पे आ गया नीचे पे, फिर यहाँ से एक और वेव आई और ये फिर थोड़ा सा ऊपर तक गया, फिर ये और नीचे गया और फिर ये बराबर पे आ गया, और फिर एक और ऐसे वेव आती है। तो जनरली यही चीज़ है और ये रिपीट होती है, क्योंकि ये कार्डियक साइकिल को ही दिखा रही थी, तो एक कार्डियक साइकिल के बाद फिर दूसरा कार्डियक शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब तक इंसान जिंदा है उसके अंदर दिल धड़कता रहेगा, और अगर दिल धड़कता रहेगा तो ये लाइन एकदम इन्फिनिटी तक जाती ही रहेगी, ये बनती ही रहेगी। जब आप समझ लो कि ये लाइन ऐसे कर्व बनने बंद हो गए, ये सारी लाइन ऐसे पैरेलल हो गई, ये सारी लाइन ऐसे पैरेलल हो गई, इसका मतलब उस इंसान की हार्ट बीटिंग बंद हो चुकी है। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, कार्डियक अरेस्ट में होता है। कार्डियक अरेस्ट के लिए सीधा एनसीईआरटी लिखती है, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट स्टॉप कर देगा बीटिंग, इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम था। ठीक है, या तो नर्व जनरेट नहीं हुआ होगा, या फिर वो जितने भी वायर थे आपके वो कोलैप्स कर गए होंगे, या फिर मसल्स जो भी चीज़ें, तो हार्ट बीट ही नहीं करेगा भैया। तो जब हार्ट बीट नहीं करेगा तो कार्डियक अरेस्ट में तो तुरंत मौत हो जाती है। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक में थोड़ा सा चांस रहता है अब ये बचने का। तो अभी हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं जब डिजीज पढ़ेंगे तो, ठीक है, लेकिन जब कार्डियक अरेस्ट हो जाती है तो वहाँ हार्ट बीटिंग ही बंद हो जाती है। तो भैया हार्ट बीटिंग बंद हो जाएगी तो ब्लड की पंपिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे हम डेड हो जाते हैं, बॉडी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ जब तक चल रहा है, ये चीज़ जब तक अप डाउन चल रहा है, तब तक हमारी बॉडी सही सलामत काम कर रही है। उसमें थोड़े से वेरिएशंस देखे जा सकते हैं, ये पीक थोड़ा कम होगा, ये थोड़ा सा कम दिखेगा, वो अलग चीज़ है, उसकी अलग अलग केसेस बन सकते हैं, फिर भी वो भी हेल्दी नहीं है। अगर हेल्दी है तो जो प्रॉपर पीक आने चाहिए वो आते रहने चाहिए। ठीक है, तभी हम समझेंगे कि हार्ट बीट हमारा सही चल रहा है। उसके रास्ते में कहीं वेन में, कहीं आर्टरी में, कहीं साइनल, कहीं क्या कहते हैं जो वेल्व थे, कहीं भी अगर छोटा सा भी कहीं खामी आ जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो ग्राफिकल होते हैं, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो ये पीक होता है वो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लग जाता है। ठीक है, तो उस समय में मेडिसिन या फिर कोई क्योर दिया जाता है जिससे कि हम चीज़ें ठीक कर पाते हैं। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हम फिर वो हार्ट बीटिंग ही बंद हो जाती है, तो वहाँ पे जिंदा होने का कोई चांस ही नहीं है, वो एकदम सडन डेथ हो जाती है। क्लियर। तो आइए इसमें एक एक कर्व को ना अलग से पढ़ते हैं, उसका कुछ कुछ फंक्शन है और अलग अलग चीज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग चीज़ का नाम दिया गया है। ठीक है, देखो तो ये पी वेव क्या दिखाता है कि यहाँ से डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया हो गया। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भी डीपोलराइजेशन जहाँ भी बोला जाएगा मतलब सिस्टोल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टोल, और रीपोलराइजेशन का मतलब हो जाएगा डायस्टोल। एक सेकंड। हम्म सो पी वेव क्या बता रहा है अपना, देखो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो मानो आपकी यहाँ से जो है, यहाँ से कार्डियक साइकिल अपनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो रही है और उसी कार्डियक साइकिल में जितने भी फेज हमने ऊपर पढ़ रहे हैं, इसी को ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो ग्राफ है पी वेव, ठीक है, हमने हर एक चीज को पी वेव बोला, इसको कॉम्प्लेक्स बोला। क्यू आर एस एक साथ में, क्यू आर एस अलग अलग नहीं पढ़नी, इसको आप क्या पढ़ोगे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, और फिर अगेन इसको अलग से फिर टी वेव पढ़ोगे। तो पी वेव, टी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, तीन पार्ट में हमें इस ग्राफ को समझना है। तो देखो पी वेव क्या बता रहा है कि एट्रिया का सिस्टोल हो गया, मतलब सिस्टोल
इन एट्रिया। तो इसको एनसीईआरटी सिस्टोल नहीं लिखती, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, डीपोलराइजेशन इन एट्रिया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एट्रिया सिस्टोल कर गई। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बताती है, डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये तीनों एक साथ ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये तीनों एक साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या बताती है, ये सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल बताती है, और ये क्या बताती है, ये बताती है एक्चुअली में ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है, जिसको आप ये भी कह लो कि एनसीईआरटी ये लिखती है कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब कि जो एट्रिया सॉरी वेंट्रिकल की सिस्टोल खत्म हो जाएगी तो उसके बाद किस में जाता है, वेंट्रिकल किस में जाता है, डायस्टोल में जाता है। तो डायस्टोल कौन बता देगा, ये टी वेव बता देगा, ठीक है। अब आप इसको सीक्वेंस में समझने की कोशिश करो, जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे। ये तो ग्राफ के नाम है ना कि ये इस पे क्या है, इस पे क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा। आप यहाँ से देखो कि अब देखो किसी हम एक पार्ट को पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा चल रहा है, ठीक है, हम कितना को पढ़ेंगे, ये इनफाइनाइट लाइन जाएगी, ठीक है। फिर हमने एक 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 कार्डियक साइकिल को यहाँ से यहाँ तक में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कार्डियक साइकिल। तो अब ये बताओ, जो टी वेव यहाँ पे क्या थी, जॉइंट डायस्टोल, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, है ना, जो हार्ट जैसे कि वो साइकिल जो हमने पढ़ा था पाई चार्ट, उसको भी हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि भैया एट्रिया सिस्टोल की, तो ठीक है, आपको पता है ये एट्रिया किसके लिए कब सिस्टोल करेगी, 0 से 0.1 सेकंड के बीच में ये एट्रिया सिस्टोल कर गई। एट्रिया के सिस्टोल खत्म होते ही क्या शुरू हो जाता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो जाता है, ठीक है। और देन क्या शुरू हो जाता है, एक बार वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड में खत्म, फिर यहाँ से जॉइंट डायस्टोल शुरू हो जाता है। तो यही चीज तो है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही है ना। और देखो अब टी वेव खत्म, मतलब जॉइंट डायस्टोल खत्म, फिर से एट्रियल सिस्टोल, तो यही चीज चल तो रहा था ऊपर, है ना। फिर से ये देखो वेंट्रिकल का सिस्टोल, और फिर से ये जॉइंट डायस्टोल, तो यही चीज चल रहा है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी एक और चीज लिखती है, ये सब सारी चीजें तो लिख ही रही है कि पी वेव क्या बता रहा है, एट्रिया का डीपोलराइजेशन एकदम ध्यान रखना है, एकदम ध्यान रखना। आपको लगेगा कभी कभी कि डीपोलराइजेशन से तो डायस्टोल होना चाहिए, ठीक है, तो डायस्टोल नहीं है, डीपोलराइजेशन से सिस्टोल है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी कभी भी सिस्टोल डायस्टोल लिख के भी नहीं देगी, ये भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये देखो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब क्या हो गया कि ये फिर से रिलैक्स हो गया, डायस्टोल में रिलैक्स होता था, तो वेंट्रिकल यहाँ से रिलैक्स होना चालू हो जाता है, और यहाँ पे जाके कंप्लीटली रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट। हाँ, तो इसमें एक चीज लिखा हुआ है जो मैं भी कल पढ़ के थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, आप यहाँ यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो थोड़ा सा, कि ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट, दिस इज एंड ऑफ टी वेव के लिए लिखा हुआ है, एंड ऑफ टी वेव के लिए लिखा हुआ है, दैट इज अ एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल। तो एंड ऑफ टी वेव क्या क्या बताता है, ऐसे लिखा है, एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट क्या, एंड ऑफ सिस्टोल। ये जो एंड ऑफ सिस्टोल है ना, वो एक्चुअली किसकी बात कर रहा है, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल की बात कर रहा है। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको सुन के ये पढ़ के भी अजीब लगेगा, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ समझो, देखो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि इसको ना जो भी लिखना है भाई थोड़ा ढंग से लिखे ना यार, तो समझ भी आए, है ना। लिख के कुछ भी निकल जाता है, बच्चा इसका मतलब अलग अलग निकालने लग जाता है, कुछ टीचर्स भी इसको कुछ अलग तरीके से पढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है कि एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। हालांकि होना क्या चाहिए था, देखो इस पॉइंट पे आके जॉइंट डायस्टोल था, तो जॉइंट डायस्टोल में तो हम ये कहेंगे ना वेंट्रिकल का डायस्टोल यहाँ खत्म हुआ, है ना। मैं भी इसलिए कंफ्यूज हुआ था, यहाँ हम क्या कहेंगे कि वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हुआ, लेकिन इसने क्या लिखा है, एंड ऑफ सिस्टोल और वेंट्रिकल लिखा है। तो अब यहाँ देखो, इसको हम ये कहते हैं कि यहाँ पे आकर के कंप्लीटली वो, देखो रिपोलराइजेशन ये एक वेव के फॉर्म में दिया है, किसके फॉर्म में दिया है, यहाँ तो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आके खत्म हो गई, क्या क्या खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई, यहाँ मतलब शुरू हुई और यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई, इसको हम ऐसे लिखो, ठीक है। क्या शुरू हो गए, तो यहाँ से जो है सो रिपोलराइजेशन या फिर डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल जो था वो शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसको इस पॉइंट के लिए ये कहा गया है
कि वेंट्रिकल का सिस्टोल तो ये था, वेंट्रिकल का सिस्टोल यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो वेंट्रिकल का सिस्टोल ये कहना चाह रहा है कि अभी भी चल रहा है जब तक कि ये डायस्टोल पूरा ख़त्म ना हो। कहने का मतलब एक पॉइंट पे आप ये ऐसे में थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मैं देखता हूँ बना के, अगर वो चीज़ समझाने लायक होगा तभी मैं यूज करूँगा। तो एक सेकंड, आप ये देखो कि मैं कह दूँ एक ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। दूसरा ये डायग्राम बनाओ और मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ से क्या चालू हुआ था, यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से वेंट्रिकल का सिस्टोल चालू हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के वेंट्रिकल का सिस्टोल पूरा हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ से वेंट्रिकल का डायस्टोल चालू होगा, ठीक है। और यहाँ पे जाकर के वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जाकर के वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली जब अरे यार मैं क्यों कंफ्यूज हो गया, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ। मेरा जो कंफ्यूजन था ना एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे था कि भैया तुम इसको तो डायस्टोल कह रहे हो, ठीक है। टी को तुम क्या कह रहे हो, डायस्टोल कह रहे हो, टी को तो तुम डायस्टोल कह रहे हो। तो डायस्टोल यहाँ से शुरू हुआ और डायस्टोल यहाँ पे खत्म हुआ, तुम तो ये कहते ना, द एंड ऑफ डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल कहते। बट एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो ये लिखा है कि एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, या फिर वेंट्रिकल भी नहीं लिखा है, जस्ट लिखा है सिस्टोल, ठीक है। तो अब इसका लॉजिक जहाँ तक मुझे समझ आया कि देखो ये एट्रिया जो है, सॉरी वेंट्रिकल जो है, सो यहाँ से वेंट्रिकल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू की, ठीक है। अब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन ही दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आते 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 जब ये पूरा डायस्टोल में हो जाएगा तब जाकर के वेंट्रिकल जो है वो पूरा इसका सिस्टोल खत्म होगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। मतलब ये कि कोई सो गया तब दूसरा कोई जागा है, कोई जागा है तो कोई दूसरा कोई सो रहा है, ऐसा करके मतलब नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट जो होता है, ठीक है। किसी की ड्यूटी सुबह से शाम तक थी, अब शाम से फिर किसकी सुबह तक हो जाएगी, दूसरे इंसान की हो जाएगी। तो यही चीज़ कह रहा है कि एक आदमी का जहाँ वेंट्रिकल खत्म होना मतलब इसका ये जो शुरू किया था, टी जो है सो अपना वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन शुरू किया था और यहाँ पर आकर के ये पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो पूरा रिलैक्स हो जाता है तो मान लो इस पॉइंट की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा वो रिलैक्स हुआ होगा, ठीक है। और कुछ पार्ट अभी बाकी होगा, तो इसको अगर आप इसको कोइंसाइड करके देखोगे, इसको आप ये डायग्राम को अगर यहाँ बनाओगे तो इसका ये मतलब होगा कि यहाँ से अ, हाँ थोड़ा सा अगर वो एट्रिया जो है सो सिस्टोल कर रहा था तो आधा सिस्टोल हुआ, है ना, थोड़ा सा टाइम बीता, तब तक में उसने क्या किया, आधा सा वो रिलैक्स भी कर लिया, वेंट्रिकल थोड़ा सा वो रिलैक्स कर लिया, ठीक है। अभी तक इसमें आधा वाला पार्ट जो रिलैक्स में था, आधा वाला पार्ट को ये रिप्रेजेंट करा रहा है इतना दूर, ठीक है। और जब ये वाला पार्ट भी रिलैक्स हो, ये वाला पार्ट भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तब जाकर के ये वाला पार्ट भी रिलैक्स हो जाएगा। तो एक्चुअली जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कोइंसाइड करो, इस पॉइंट को कोइंसाइड करो, तब आकर के चीज़ें समझ आ सकती है, ठीक है। कि भैया तुम्हारा सोना जब खत्म हो, तुम्हारा जागना जब खत्म होगा, है ना, तब खत्म होगा जब हमारा जागना, हमारा सोना खत्म होगा। पता नहीं यार, मैं इसको ना थोड़ा बाद में समझाऊंगा, मैं एक बार खुद क्लियर हो जाऊँ तो, ठीक है। अभी आपसे ज़्यादा मुझे लगता है मैं खुद कंफ्यूज हूँ अभी भी इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे अपन बाद में, अभी आप एनसीईआरटी की लाइन याद रखो, बाकी देखा जाएगा।
ठीक है, चलो मैं इसको पक्के से बता दूंगा। होता है यार कभी कभी, मैं क्या कर सकता हूँ। चलो, चलो देखो, हाँ इसका प्रोसेस कुछ होता है कि ये ऐसे ही नहीं ऐसे ही ग्राफ नहीं दिखा देता, उसके लिए बॉडी के ऊपर कुछ कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं, है ना, कुछ वायर्स हैं जो अटैच करने पड़ते हैं बॉडी के ऊपर, तब जाकर के ये रीडिंग देता है। ठीक है, तो उसमें करते क्या हम, जो एक लीड्स होती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लीड्स होते हैं जो कि उस मशीन से कनेक्ट होता है, ईसीजी मशीन से कनेक्ट होता है, और उस लीड्स को हम क्या करते हैं, हार्ट के प्रेशर्स को मेज़र करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए अलग अलग जगह पे हम कुछ लीड्स लगाते हैं। तो जिसमें कि दो लीड्स लीड्स हम कहाँ लगाते हैं, रिस्ट के ऊपर लगाते हैं। दोनों रिस्ट जो होता है ना अपना, दोनों कलाई, वहाँ पे हम दो लीड्स लगा देते हैं। दो लीड्स कहाँ लगा देते हैं, हम दोनों कलाई पे लगा देते हैं। ठीक है, और एक लीड्स लगा देते हैं लेफ्ट एंकल पे। कहाँ, जो अपना जैसे कि पैर जहाँ शुरू हो जाता है, जैसे कलाई, ये कलाई हो गया हाथ के लिए, वैसे ही जो भी पॉइंट हो जाएगा पैर के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं। तो उस एंकल पे हम एक लगा देंगे, लेफ्ट एंकल पे एक लगा देंगे, और दो कहाँ लगा देंगे, दोनों कलाई पे लगा देंगे। तो कलाई पे लगाने का तो मेन वजह ये होता है कि वहाँ रेडियल आर्टरी होती है, बहुत ही सुपरफिशियल आर्टरी होती है, स्किन के बहुत ही, मतलब जस्ट टू स्किन होता है, मतलब स्किन के थोड़ा सा ही अंदर वो भी पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से जो रीडिंग लेते हैं ना हम हार्ट का, तो वो बहुत ही ऐसा अच्छा माना जाता है वहाँ का रीडिंग। पल्स चेक करने में आपने देखा होगा, कभी डॉक्टर होते हैं या फिर गांव घर में लोग होते हैं, ऐसे देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, तो वहाँ से बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, ऐसा हमारा आयुर्वेदा भी कहती है। ऐसी हमारे आयुर्वेदा कहती हैं कि आपका नाड़ी देख के आपके पूरे शरीर का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, कैसे कैसे वो सब मैकेनिज्म काम करता है, आई डोंट नो, बट जो यहाँ लगाने का पर्पस है वो रेडियल आर्टरी होती है। ठीक है, और बहुत ही सुपरफिशियल आर्टरी होती है, ये अच्छी रीडिंग दे सकती है। ये कहने का मतलब पूरे हार्ट का हाल बता सकता है आपको। ठीक है, तो इसलिए दो लीड्स तो यहाँ लगाते हैं, और एक कहाँ लगाते हैं, लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। ठीक है, अब और अगर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट है और उसकी बहुत ही एक्यूरेट हमें जो है वो रीडिंग चाहिए, किसकी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है हमारे हार्ट की। ठीक है, तो उसके लिए अब ये भी है कि ये जो आप देख रहे हो ना ग्राफ, ये जो ग्राफ का पीक देख रहे हो आप, ग्राफ का पीक देख रहे हो, तो ये कितना एक्यूरेट हमारा मशीन दे रहा है। ठीक है, तो कितना एक्यूरेट ये मशीन हमारा ग्राफ देगा, वो इस पर भी डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट वो सेंस कर पा रहा है बॉडी को। ठीक है, अगर मान लो ये पेशेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने लीड्स लगाए, और इस लीड्स को हमने जोड़ दिया कहाँ, ये मॉनिटर के ऊपर, जहाँ हम ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ रीडिंग देख रहे हैं। तो अगर ये इसको सेंस ही नहीं कर पाएगा, अगर इसको सेंस ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे जो है सो ये अच्छा रीडिंग देगा। तो इसीलिए बेटर रिजल्ट के लिए, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ ईसीजी के लिए, हम जो है सो इन तीनों के अलावा बहुत सारे जो मल्टीपल लीड्स होते हैं वो कहाँ लगाते हैं, चेस्ट रीजन पे लगाते हैं। आपको पता है चेस्ट रीजन पे ही हार्ट है ना, तो वहाँ भी लगाते हैं। तो मेन उसका मकसद यही होता है कि कहाँ से हमको ब्लड की जो ब्लड प्रेशर के थ्रू हमें हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हार्ट की जितने भी कार्डियक साइकिल के इवेंट्स है वो हमको समझ आ जाए, और इसी को हम अच्छे से अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ कर लें। तो मेन काम यही होता है, इसीलिए हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, ये तो आपको याद ही रखनी है कि बोथ रिस्ट पे, दोनों कलाई पे लगाते हैं, और एक लेफ्ट एंकल पे लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीवियर कंडीशन में अगर मल्टीपल लीड्स को हमें चेस्ट पे अटैच करना, तो फॉर डिटेल्ड इवैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अगर और आपको ना ये सब ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ बहुत नीचे नीचे भी दिख सकती है, बहुत नीचे नीचे ऐसे दिखेगी, आपको दिखेगी नहीं। मेन जो अपना ये कर्व है ना, मेन यही बता देता है कि हाँ, अगर ये जितनी बार आपको दिख गया, ये जितनी बार दिख गया, उतना बार समझ लो कार्डियक साइकिल हो रहा है। तो अगर आपको देखना है कि 1 मिनट के अंदर कितनी कार्डियक साइकिल हो रही है, तो आप 1 मिनट के अंदर पूरा जो है जितना आपको ये दिख रहा है वो गिन लो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि यहाँ बाई काउंटिंग नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है, ये वाला वेव, इसको गिन के आप ये बता सकते हो किसी भी गिवन टाइम पीरियड में, ठीक है, कि उसके अंदर कितनी बार कार्डियक साइकिल हुई। तो कार्डियक साइकिल इज हार्ट रेट। ठीक है, तो इन बाय काउंटिंग नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, अगर आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लिया कुछ समय में, कुछ पीरियड में, ठीक है, हमने अगर 1 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करा, उस मशीन को हमने देखा कि मान लो 72 टाइम हमको क्या दिख गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख गया, इसका मतलब हार्ट रेट क्या था,
72 टाइम्स था। उसी से हमने कहीं ना कहीं एग्जैक्टली ये सब चीज़ें पता करी होंगी, ठीक है। और किसी का मान लो बहुत ही ज़्यादा उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तभी तो ऑक्सीजन चढ़ाते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो वेंटिलेटर पे क्या होता है, ऑक्सीजन लगाता है ना नाक में, कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ठीक है ना, यही तो पढ़ रहे थे। वी कैन डिटरमाइन हार्ट रेट। तो ऑक्सीजन का चर्चा कहाँ से हो गया? हाँ, तो कहने का मतलब अगर इसको बढ़ना है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मान लो 75 आ जाए, 80 आ जाए, इसका क्या मतलब हुआ? ब्लड प्रेशर उसकी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर क्या हुई है? बढ़ी हुई है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो हार्ट रेट वहाँ बढ़ी हुई लगेगी आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती है, इसके बहुत से क्लिनिकल यूज हैं। ये एनसीईआरटी लिखती है कि क्लाइन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इतना पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो क्या है, पहले तो वो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम वाला चीज़ है। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था, तो यहाँ देखो, एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, क्लियर है। दैट मैनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, तो जितना बार हार्ट बीट करेगा उतना बार कार्डियक साइकिल भी होगा। तो अगर 72 बार पर मिनट में हार्ट बीट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल भी अपना चल रहा है 1 मिनट के अंदर। फ्रॉम दिस इट कुड बी deduced दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। यार मैंने ना पिछले लेक्चर में जब मैं कार्डियक साइकिल स्टार्ट किया था, इसी पीडीएफ के फर्स्ट लेक्चर में शायद मैंने ऐसे आंसर तो सही निकाला था, बट किसी क्या किया था मैंने, एक सेकंड, हाँ, जब हम कह रहे थे कि जब हम कह रहे थे कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, ठीक है, हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो और ये 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। तो 1 बीटिंग में कितनी टाइम लगेगी, तो यही जो 1 बीटिंग हो जाएगी मतलब 1 कार्डियक साइकिल हो जाएगी। तो ठीक है, तो 1 कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगेगा, 60/72 इन 1 कार्डियक साइकिल, 1 कार्डियक साइकिल। देखो 60/70 करोगे तो क्या हो जाएगा, शायद मैंने ऐसा किया था कि 15 चौक 60 और 15 पचे 75 सोच के इसको भी ऐसे कर दिया था, ठीक है। बट ये तो 72 है, 4/5, और फिर मैंने आंसर में 0.8 ही लिखा था। तो ये थोड़ा सा आंसर सही है, ये प्रोसेस भी सही है, बट मैं यहाँ गलत कर गया, इसको 75 पढ़ लिया था, ठीक है। कुछ एक बार देख लेना, अगर आपने नोटिस करा होगा तो, नहीं तो मेरी तरफ मंदबुद्धि अगर आप भी हो गए तो आपने भी मान लिया होगा, ठीक है। तो जहाँ भी गलत हो तो वहाँ वो चीज़ें खुद को हिट करनी चाहिए कि हाँ भाई क्या बोल रहा है मास्टर, तो ये भी चीज़ें आपका काम है, ठीक है। तो जो बहुत सपोर्ट करते हैं वहीं बहुत अच्छे क्रिटिक्स भी उनको होने चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो। ये मुझे बाद में याद आया जब मैं यहाँ ऐसे देख रहा था तब, ठीक है। चलो इसको देखो क्या है, यहाँ तक हो गया, ये 0.8 सेकेंड निकल के आ गया, ठीक है। अब आपका भी मेरी तरह निकला था, सही तरीके से निकला था मुझे नहीं पता, बट 0.8 सेकेंड तो आ गया, ठीक है। सो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। तो यही चीज़ है कि एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जो है अपने आगे कितना ब्लड पंप करता है, दैट इज 70 ml ब्लड, जो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा था, देख रहे, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml क्या था, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 कार्डियक साइकिल, ठीक है। वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड आगे आगे जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आगे बढ़ाया जाएगा उसी को बोलते हैं वेंट्रिकल द्वारा पंप किया गया ब्लड। अगर इन 1 सेकंड इन 1 कार्डियक साइकिल पूछ रहा है, दैट इज 70 ml, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और यहीं अगर आपको 1 मिनट में पूछा जाए तो आप उसको 1 मिनट के अंदर कितना होता है, 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल हो गए। 72 से आप 70 ml को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5000 के अराउंड में क्या आ जाएगा, दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो आपको कहे डिफाइन करने के लिए तो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट गिव द कार्डियक आउटपुट। और बीट और कार्डियक साइकिल
सेम चीज़ है, ठीक है। ओके, सो देर therefore the cardiac output can be defined as the volume of the pumped blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml or 5 liter in a healthy individual. Clear? The body has the ability to alter the stroke volume as well. ये जो मैंने नोट पॉइंट लिखाया था कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, कभी कभी बॉडी के अंदर एबिलिटी होती है, बट आपको हैवी एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको एथलीट्स बनना पड़ेगा। तो यही लिखा हुआ है कि बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट भी 72 से थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी 72 से थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अब देखो कार्डियक आउटपुट किस में बड़ी होती है, दैट इज फॉर एग्जांपल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन द ऑर्डिनरी मैन। हमारे अंदर जितनी वॉल्यूम है 5 लीटर है, तो उसमें कुछ 5200 5300 5400 5500 इस तरीके के अमाउंट देखे जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बहुत अंतर नहीं हो जाएगा, 2 लीटर का अंतर हो गया, 5 लीटर का अंतर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एमएल में कुछ होते हैं 100 200 एमएल हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो हाँ, और यहाँ लव साउंड और डब साउंड की बात हो रही है, जो दो साउंड आती है। लव साउंड आपको पता है किसकी कब आती है, जब कस्पिड वेल्व्स या फिर एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व, एवी वेल्व बंद हो जाएंगे, तब कौन सी साउंड आएगी, लव साउंड। एंड सेकेंड साउंड हार्ट साउंड होती है डब, दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वेल्व, मतलब ब्लड जब एक बार आउटा के अंदर चला गया, उसके बाद जो वेंट्रिकल का दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है, तो दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वेल्व। तो इस आवाज को क्या कहते हैं आप, डब साउंड कहते हैं, ठीक है, डब साउंड। तो दीज साउंड्स आर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। और इसी साउंड को ऑब्जर्व करके डॉक्टर जो से बहुत तरीके की आपकी बॉडी की कंडीशन को बताते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आला लेके क्या चेक करते हैं, वो हार्ट बीट ही तो सुन रहे होते हैं, है ना, हार्ट बीट ही सुन रहे होते हैं। तो यही चीज़ है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होती है। चलो, अब क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हमने पढ़ा था। आप देखो इसमें लिखा क्या क्या है, यहीं पर अपन कंफ्यूज हो रहे थे। एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, ऐसा क्यों, ठीक है। अगर आपको जवाब मिल जाए तो आप कमेंट में कर देना यार। चलो, सो यू आर फैमिली प्रोबेबली फैमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम अ टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। यस, टेलीविजन में हमने बहुत सारे सीरियल्स में से देखते हैं ना, अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो गया, फिर सभी उसको पकड़ के ले जाते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाते ही सब लोग ईसीजी देखते हैं, डॉक्टर सबसे पहले कि वो जिंदा है कि नहीं, उसका हार्ट बीट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अगर वो ईसीजी में जो कर्व थी वो कर्व आनी बंद हो गई, दैट मीन्स खत्म, कहानी खत्म। ये लिखा हुआ है यहाँ, अ पेशेंट इज हुक्ड अप टू द मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेस ऑन अ स्क्रीन एंड मेक द साउंड पे 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 पे, ठीक है। और पिप 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 करते करते अगर अचानक से ये पी ऐसा आवाज आने लग जाए, मतलब वो सारा जो ऐसे ऐसे जा रहा था वो अब ऐसे ये कब नहीं देगा, अब क्या देगा, ऐसे प्लेन हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, मतलब लाइफ चल रही है, सो मस्ट गो ऑन, ठीक है। और जिस दिन ये अप डाउन्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो जीवन में कुछ परेशानियां हों, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो उसको भी फेस करना है, कुछ अच्छा हो गया उसको भी एंजॉय करना है, तो दैट इज़ कंप्लीट लाइफ, ठीक है। ये मोरली भी सही है और ये बायोलॉजिकली भी सही है, ठीक है। तो कभी भी किसी भी एडवर्स कंडीशन में मत घबराना और वेट करना, सही समय आएगा, चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। चलो, दिस टाइप ऑफ मशीन देखो, मशीन को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल दिया, इज यूज टू ऑब्टेन द कार्डियोग्राम। ऑब्टेन क्या कर रहे थे हम, ग्राफ ऑब्टेन कर रहे थे, तो इस ग्राफ को हमने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर इसको मजे लेने होंगे तो ये यहाँ से भी मजे ले सकता है क्वेश्चन के थ्रू, और आप फंस जाओगे। इस तरह तो ग्राफ था, तो ग्राफ तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा नहीं भैया, मशीन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी है ये। हाँ, चलो खैर, जो एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी इज सर्वोपरि, उसने जो कह दिया सवाल वहीं से आने, ठीक है। भले ही हमारा एक्चुअल में कॉन्सेप्ट अलग हो, ठीक है, बट एनसीईआरटी कहती है तो भी हम यही मानेंगे कि हमको पेपर करके आना है, ठीक है।
ठीक है, हम ये एक पीएचडी या फिर एमबीबीएस नहीं कर रहे हैं कि कुछ रिसर्च करके उसको गलत साबित करने जाएंगे। अगर उसको खुद एहसास हो जाता है, कुछ लोग को कई बार होता है एनसीईआरटी के अंदर कुछ करेक्शंस आते हैं, लोग मेल करते हैं, तो वो अगर उसको रिफॉर्म कर देती है, जब तक नए सिलेबस में ऐड नहीं करती है तब तक आप उसको नहीं मानोगे, भले ही आपको पता है ऐसा नहीं होता, 2+2 4 होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने 2+2 5 लिखा हुआ है, तो अगर आपको क्वेश्चन उससे आ गए तो आपको 5 ही करके आना है। ठीक है, तो ये परम सत्य हो जाती है एनसीईआरटी की कहा कहना। क्लियर है यहाँ तक? चला, सो इस इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मैंने लिखाया था ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मीन्स वही सिस्टोल डायस्टोल, ऐसे नोड से वहाँ से ये इम्पल्स आना, फिर वो नोड इम्पल्स ट्रैवल करना, तो दैट इज ऑल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। To obtain a standard ECG, ठीक है, a patient is connected to the machine with the 3 identical node, one to each wrist and left ankle। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये 3 तो जरूरी है। That continues to monitor the heart rate, हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, और डिटेल वैल्यूएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन पे और लगा दो तो और अच्छे वैल्यूएशंस आपको दिखेंगे, और अच्छा सेंस करके वो देगा मशीन आपको, और जितना वो ज़्यादा लीड्स उसको अच्छे से सेंस करके देगा, अच्छे से ऑब्जर्व करके देगा बॉडी को, बॉडी से, उतना ही अच्छा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वहाँ, उतनी अच्छी कर्व आएगी। ये यही बात है। सो each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity। अब P से T में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, देखो P वेव्स क्या कर रहा था, एक्साइटेशन और डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। डिपोलराइजेशन मतलब सिस्टोल। P वेव्स क्या बता रहा है कि भैया एट्रियल का यहाँ सिस्टोल हो गया। फिर which led to the contraction of both atria। एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन मतलब एट्रिया का सिस्टोल। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ से जो QRS है वो, अब देखो ये लाइन भी थोड़ा सा इस बात का जवाब दे सकता है, ये कि व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ इनिशिएट हुआ, तो क्या यहाँ आके खत्म हुआ? एक सवाल हो सकता है यार, क्या ये यहाँ पे इनिशिएट हुआ? QRS कॉम्प्लेक्स अगर इनिशिएट कराती है तो क्या ये यहाँ पे आके खत्म होती है? अब देखो ये क्या है, अभी इसको यहाँ देखते हैं, फिर आगे क्या है, हो सकता है अगर मुझे यहीं पे जवाब मिल जाए। QRS complex represents the depolation of the ventricle which initiates the ventricular contraction। The contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole। यहाँ से Q जहाँ से दिखा आपको, मतलब समझ लो कि यहाँ से सिस्टोल चालू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0.3 सेकंड लगते हैं उसको हार्ट की वेंट्रिकल को सिस्टोल करने में। तो Q अगर स्टार्टिंग है तो क्या T फाइनल है? आई डोंट नो। सो the contraction starts shortly after Q and marks the beginning of the systole। T wave represents the return of the ventricle from excited to normal state। यहाँ तक जो है ना वो अभी भी किस में था, सिस्टोल में ही था। और इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ तक ये सिस्टोल में ही था, देखो T wave represent the return of the ventricle from the excited to normal state। अभी तक ये सिस्टोल में था, अब इसको डायस्टोल होना है, तो क्या डायस्टोल होने में ये इतना टाइम लगाएगा? ये कह रहा, अभी तक यहाँ तक सिस्टोल था ये, ठीक है, यहाँ तक क्या था, सिस्टोल था। और अगर सिस्टोल को खत्म होकर के डायस्टोल कराना है तो क्या ये सिस्टोल खत्म होने में इतना टाइम लगेगा? अगर ये सिस्टोल खत्म होने में टाइम लगता है, ठीक है, फिर तो सही है, द एंड ऑफ द टी वेव्स मार्क द एंड ऑफ द सिस्टोल। और यहाँ से बिगिनिंग किसकी हो जाती है, ये भी लिखा है, टी वेव्स रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। ऐसी को रिपोलराइजेशन लिख दिया, रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, रिटर्न। एक्साइटेड यही हो सकता है, एक्साइटेड है अभी तक, है अभी तक। और ये जो इसको यहाँ पर आने में, यहाँ पर अगर हमको ना इसी पॉइंट पे ये लिखना हो, अगर आप इसको टी, हाँ, एंड ऑफ टी वेव्स को आप अगर एंड ऑफ सिस्टोल कह रहे हो, इसका मतलब हुआ कि ज्वाइंट डायस्टोल फिर यहाँ से चालू हो गई। क्या ये बात है? अरे ये खेला हो रहा है।
पंचायत किसने देखी है? अरे बाप रे, ये खेला चल रहा है। हो सकता है यार, फिर तो यही कहानी होगी। क्यू को इसने बिगिनिंग कहा, किसको, किसके लिए? हार्ट के, सॉरी वेंट्रिकल के सिस्टोल के लिए। और इसका मतलब है कि यहाँ तक आप सिस्टोल ही करा रहे हो, मतलब यहाँ तक जो है तो सिस्टोल आकर के खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आकर के खत्म हुआ, तो टी वेव्स डजंट मार्क द जॉइंट डायस्टोल, है ना? क्या टी वेव्स को जॉइंट डायस्टोल बोला जाएगा? मैं ना इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ के कहीं दूसरे रेफरेंस बुक से, ठीक है, मैं आपको अगले लेक्चर में इसको ज़रूर बता दूंगा। इस पॉइंट पे आपको यही याद रखो आप, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि टी वेव्स रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। ये एक्साइटेड था, अब ये नॉर्मल में आ रहा है, यहाँ से नॉर्मल में आने लगा। अब पूरा नॉर्मल होने में इसको यहाँ तक टाइम लग गया, मतलब एट्रिया, सॉरी वेंट्रिकल का सिस्टोल यहाँ आके खत्म होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल अगर यहाँ के खत्म होगा तो उसका मतलब ये वाला पार्ट जॉइंट डायस्टोल है, हो सकता है, तभी तो जॉइंट डायस्टोल खत्म है, एट्रिया का ये शुरू। हाँ भैया, मतलब ये पी क्यू आर एस टी में से कोई भी जॉइंट डायस्टोल नहीं दे रहा है, तो शायद मैंने यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल लिखाया है कि टी वेव जॉइंट डायस्टोल है, शायद ये बात गलत हो सकती है। ठीक है, तो हम ना अभी इसको गलत लिखेंगे नहीं, बट इसको थोड़ा मार्किंग कर लेंगे एक अलग तरीके से, कि हमें इसको जो है सो चेक करना है, इसको हमें थोड़ा चेक करना है। ठीक है, मैं आगे के लेक्चर में पक्के से इसको मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ऑलरेडी करा चुका है ये लाइन हमारा। देखो, ऑब्वियसली द काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दैट अकर इन द गिवन पीरियड वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको ये देख लेनी है, क्योंकि हर एक कार्डियक साइकिल में ये वाला तो पोर्शन आएगा ही ना, तो आप अगर ये देख लोगे, ये देख लोगे तो आप बता दोगे। अब इसको काउंट करते रहो 1 मिनट तक कितनी बार आती है, तो आप क्या बता दोगे? हार्ट रेट बता दोगे उससे, है ना? यही चीज़ है। Obviously, by counting the number of the correspondence that occurs in the period, one can determine the heartbeat of an individual since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape। हाँ, अब 10 लोगों को लिटा दो, सबकी ECG चेक करो, ऑलमोस्ट सबका शेप ऐसा ही आता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। एंड अब हार्ट बीट का सबका तो एक जैसे ही हो रहा है ना भैया, 0.8 सेकंड में सबका हो रहा है कार्डियक साइकिल, है ना? सभी के हार्ट जो है 72 टाइम्स पर मिनट बीट करते हैं। अब कोई एथलीट्स है थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा हो जाएगा और क्या होगा। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सही, तो ये चाहिए हार्ट रेट ऑफ एन इंडिविजुअल since the ECG obtained from different individuals have roughly the same shape for a given lead configuration. Any deviation from this shape indicate a possible abnormalities or disease, hence it is a great clinical significance। मतलब अगर इससे भाई डेविएट हो रहे हो तुम, ठीक है, कि मान लो ये वेव आया ही नहीं, ठीक है, और ये वेव नहीं आया, डायरेक्ट ये वेव आ गया, मतलब कहीं ना कहीं हार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ को या डिजीज़ को दिखाता है, अगर इसके शेप में थोड़ा सा भी चेंज है तो। ठीक है, कुछ इंटेंसिटी में कम ज़्यादा हो सकता है, ये कभी इतना दिख जाए, कभी इतना ही दिखे, ठीक है, कभी ये थोड़ा कम दिखे, तो इंटेंसिटी वेरी कर सकता है क्योंकि थोड़ी सी एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से। हालांकि अगर वैसा भी है, इंटेंसिटी भी वेरी कर रही है, तो हाँ ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर अच्छे से आपके लिड्स नहीं लगे हों, आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप इंसान को दोष देने से पहले आप अपने मशीन की भी तो चेकिंग कर लो कि भैया आपका जो क्या नाम है उसका लिड ही कमज़ोर है। ठीक है, पता चला इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं हो, हाँ, तो थोड़ा सा और भी फैक्टर्स मैटर कर, इसलिए हमने देखा था ना बहुत ज़्यादा। अगर आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट बहुत ही ढंग के आपके रीडिंग लेने हैं तो आपको क्या करना है, तो बहुत सारे जो है सो चेस्ट पे भी लगा देना, 2 तो वहाँ लगा, 3 तो वहाँ लगा नहीं थे। देखो याद रखना भाई एकदम, ईच रिस्ट पे 2, ईच रिस्ट पे एक लगा रहे थे, 2 ये हो गया, और एक कहाँ लगा रहे थे, लेफ्ट एंकल पे, तो ये 3 है, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। उसके बाद इससे ज़्यादा कहाँ चेस्ट के ऊपर भी लगाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक कहानी खत्म। दिस इज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो फिर हम उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। क्लियर? चलो, अब इसके बाद अपना टॉपिक आता है, आप हेडिंग लगाओगे, देखो यहाँ तक मैंने कल पढ़ा भी दिया था यार, फिर वो लेक्चर क्या हो गई थी, फिर ये लेक्चर अपनी सेव नहीं हो पाई थी। ठीक है,
तो PDF तो ये चीज़ें तो लिखी हुई रह गई थी, बट वो वीडियो सेव नहीं हो पाया था, हमें दोबारा से वही चीज़ पढ़ाना पड़ रहा है। अंतर इतना ही, कल 1.5 घंटे लगे थे, आज 1 घंटे में हो गए। लिखने का समय थोड़ा सा बचा है। चलो, तो अभी हम 1 घंटे का और टारगेट लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपना ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको यहाँ रोक दे क्या, एक और दूसरा बना लिया जाए। ठीक है, चलो इसको यहाँ रोकते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं, अभी जस्ट मैं अगला शूट करने वाला हूँ अगले लेक्चर में। ठीक है, और पक्का उसमें ख़त्म हो जाएगा। चलो, थैंक यू।